हेलो दोस्तों, मैं दिव्य दीपक त्रिपाठी डीएलएड प्रवक्ता सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका एक बार से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ा था। स्वदेशी आंदोलन के बाद हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में आते हैं, प्रथम युद्ध की शुरुआत होती है। उस विश्व युद्ध के शुरुआत के फलस्वरूप अनेक प्रकार के भारत में रसिया के अगर विचारों से प्रभावित होकर के और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ अनेक प्रकार के क्रांतिकारी संगठनों का उदय होता है। उन क्रांतिकारी संगठनों के उदय को देखते हुए और विस्तार को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट बनाती है। उस एक्ट को नाम होता है रॉलेट एक्ट। इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट को केंद्रीय व्यवस्थापिका में कब सम्मिलित किया गया? फरवरी 1919 में केंद्रीय व्यवस्थापिका में ला दिया जाता है। अब जैसे ये भारत के केंद्रीय व्यवस्थापिका में आता है, भारतीय जनमानस में, कांग्रेस पार्टी के अंदर, भारतीयों के अंदर इसके कठोर प्रावधानों के, इस रॉलेट एक्ट के कठोर प्रावधानों को देखते हुए विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो जाती है। कारण क्या रहता है कि हम देखते हैं कि 18 मार्च के नियर अबाउट 1919 ये रॉलेट एक्ट बन करके बिल पास हो जाता है। सदन में कब प्रस्तुत किया जा रहा है? फरवरी 1919 में, 6 फरवरी के नियर अबाउट इसको रखा गया था। ठीक है, तो उस कंडीशन में कांग्रेस द्वारा इसके विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है कि हम इसको बिल को पास कराने नहीं देंगे। इसकी जो शुरुआत का श्रेय जाता है, अगर हम कहें, ठीक है, मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर का श्रेय जाता है तो गांधी जी को जाता है। गांधी जी ने क्या किया था? एक एक करके हम इसको अध्ययन करना शुरू करेंगे। गांधी जी ने 18 फरवरी 1919 को एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। तो किसका गठन किया? सत्याग्रह सभा का इन्होंने गठन कर दिया। और इस सत्याग्रह सभा के द्वारा उन्होंने अहिंसात्मक रूप से अंग्रेजों का विरोध, इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इस सत्याग्रह सभा के तत्वाधान में अनेक मीटिंग होने लगता है और डिसाइड होता है कि देशव्यापी हम लोग क्या करेंगे? एक विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि तब तक 18 मार्च तक आते आते ये एक्ट बिल के रूप में पास हो गया था, कानून बन गया था। तब ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग क्या करेंगे? 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी क्या किया जाएगा? हड़ताल किया जाएगा। अब ये डिसाइड हो गया, प्रत्येक भारतीय इसकी तैयारी में जुड़ जाते हैं। सभी लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, सभी लोग इसमें प्रदर्शित करने लगते हैं, अपने विचारों का अभिव्यक्ति करने लगते हैं। ठीक है, उसी दौरान इसी विरोध प्रदर्शन में हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण, दिल्ली में जो सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है वो प्रदर्शन होता है आपका यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, फिर करते हैं इतना। तो दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी के तत्वाधान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है। ठीक है, एक एक तारीख कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमने? 18 फरवरी को क्या हो गया? सत्याग्रह सभा का गठन हो गया। ये सब घटना कब की है? 1919 की ये सारी घटनाएं हैं। ठीक है, डिसाइड क्या किया गया कि 6 अप्रैल को क्या होगा? देशव्यापी हड़ताल होगा। देशव्यापी हड़ताल होगा। अब इनके तत्वाधान में देश के अलग अलग जगहों पर हड़ताल होने लगता है, जिसमें विशालतम हड़ताल कहाँ होता है? विशालतम हड़ताल होता है दिल्ली में। कब होता है? 30 मार्च 1919 को। किसके तत्वाधान में? तत्वाधान में ये दिल्ली में होता है स्वामी श्रद्धानंद। इसको करते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी। अब दिल्ली से ये विरोध प्रदर्शन का आग आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगता है। पास में ही प्रांत रहता है पंजाब का प्रांत। ये पंजाब में इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होता है और गांधी जी को ये न्योता दिया जाता है कि आप इस क्रांति की या इस विरोध प्रदर्शन की जो आप शुरुआत कीजिए वो कहाँ से कीजिए? इस पंजाब से कीजिए। तो पंजाब से उनको न्योता मिलता है। गांधी जी पहुँच जाते हैं पंजाब। ठीक है, पंजाब के पास ही उनको जब विरोध पर 8 अप्रैल को पलवल के पास गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, आज के समय में देखेंगे ये पलवल जो पड़ेगा आपका हरियाणा में पड़ेगा, लेकिन उस समय
जब आज़ादी से पूर्व 1919 की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पड़ता था? ये पड़ता था पंजाब के पास। इस पलवल से गांधी जी को क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको गिरफ्तार करके यहाँ से दूर कहाँ भेज दिया जाता है? बम्बई भेज दिया जाता है। बाद में बम्बई से वो रिहा होते हैं और यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? अहमदाबाद चले जाते हैं। अब विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए, ये सब चीज़ें चल रहा है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन आपका हिंसात्मक होने लग रहा है, ठीक है, हिंसा की ओर अग्रसर होने लगता है। इसी कारण आगे हम देखते हैं कि आगे चल करके लगभग 18 अप्रैल के करीब गांधी जी इस विरोध जितने धरना प्रदर्शन जो भी था, ठीक है, आगे सभी चल करके इसको बंद भी कर देते हैं, ठीक। अब ये घटना है 8 अप्रैल की। पंजाब मेन सेंटर हो गया है, बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक है। अब जितने भी स्थानीय नेता थे ये सभी विरोध प्रदर्शन करना शुरुआत कर देते हैं। अब अगले दिन 9 अप्रैल का दिन आ जाता है, ठीक है। ये सभी घटनाएं 1919 की है। 9 अप्रैल के दिन पंजाब में त्यौहार आता है रामनवमी का। रामनवमी में पंजाब में हिंदू और मुस्लिम एकता को लेकर के, हिंदू और मुस्लिम एकता को लेकर के एक विशाल रैली का आयोजन होता है। इस आयोजन में लोग बड़े जो स्थानीय नेता रहते हैं अपनी बातें रखते हैं। अनेक नेताओं की, स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी कर लिया जाता है इस रैली में, ठीक है। उसी समय 2 प्रमुख नेता थे पंजाब के, अमृतसर के लोकल नेता थे। अब ये घटनाक्रम हम यहाँ से आ जाते हैं अमृतसर में, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में 2 प्रमुख नेता रहते हैं। नाम क्या रहता है? डॉक्टर सतपाल और किचलू। ये 2 नेता रहते हैं। दोनों लोग की गिरफ्तारी जब हो जाता है तो अब इनको वापस छुड़वाने के लिए, इनको वापस जेल से रिहा करवाने के लिए, इसको हम मिटा देते हैं, वो फुली आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब 9 नवंबर को गिरफ्तार हो गए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता हो गया है, रैली निकलना शुरू हो गया है बृहद पैमाने पर, ठीक है। उसी समय अब 10 अप्रैल की वह घटना आ जा रहा है। 10 अप्रैल को क्या हो रहा है? 10 अप्रैल को क्या हो रहा है कि अब इनके गिरफ्तारी के विरोध में और ये जो धरना प्रदर्शन है रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों ने क्या किया? विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन कहाँ होता है? अमृतसर में विरोध प्रदर्शन होने लगता है। डिप्टी कलेक्टर रहते हैं, उनके घर पर धरना प्रदर्शन होता है। बात बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते ये विरोध प्रदर्शन किस में हो जाता है? हिंसात्मक हो जाता है। हिंसात्मक होने से क्या होता है? इसमें कुछ लोग मारे जाते हैं। कौन कौन मारे जाते हैं? आधिकारिक जो सूचना ये आता है इसके अनुसार इस हिंसात्मक प्रदर्शन में 5 यूरोपीय लोग मारे जाते हैं, ठीक है। 5 जो ब्रिटिश लोग हैं, यूरोपीय लोग हैं, उनको मारे जाते हैं। कुछ भारतीय भी मारे जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो हम बताते हैं, इनकी संख्या करीब 18 से 30 के करीब ये भारतीय भी मारे जाते हैं और घायल होते हैं। अब ये विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक लग रहा है। उसी समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है, उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे जनरल माइकल ओ डायर। तो पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जिनको हम एलजी कहते हैं, एलजी कौन थे? माइकल डायर या जनरल ओ डायर, ठीक है। अब ये इनको ये लगने लगता है कि अब कंट्रोल, ये जो सिचुएशन है ये पूरी तरह से हिंसात्मक हो जाएगी और हमारे हाथ से निकल जाएगी। उसी समय ये रिपोर्ट उनके पास आता है, खुफिया विभाग से रिपोर्ट आता है कि ये सारे अमृतसर में और पंजाब में ये विरोध प्रदर्शन के नाम पर एक फिर से पुनः एक गदर होने वाला है जो 1857 की पुनरावृत्ति हो सकती है।
इन सब सूचनाओं के आधार पर जनरल ओ डायर डिसाइड करते हैं कि अब हमको क्या लेना पड़ेगा, अब पुलिस से ये सारा कुछ कंट्रोल नहीं हो पाएगा, हमको सेना की सहायता लेना पड़ेगा। तब इन्होंने ओ डायर ने कार्यकारी टेम्पोररी रूप से कार्यकार जो था सारा इंचार्ज वो एक क्या कहते हैं सैन्य अधिकारी को सौंप देते हैं। सैन्य अधिकारी का नाम क्या रहता है, सैन्य अधिकारी का रहता है ब्रिगेडियर, ठीक है, कहीं कहीं कर्नल नाम आता है, कर्नल आर डायर, रेजिडेंट डायर, आर डायर। महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम लोग अधिकांश कंफ्यूज होते हैं कि जलियांवाला बाग कांड किसने किया था, ठीक है, डायर डायर हम लोग पढ़ते हैं, कभी कंफ्यूज दोनों नाम दे दिया, ओ डायर आर डायर, तो कंफ्यूजन हो जाता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हुआ क्या था, किसने किया था। तो इस चीज़ को समझिए, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, जनरल ओ डायर। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है तो ये क्या करते हैं, कार्यभार किसको देते हैं, सेना को सौंप देते हैं। सेना का कौन होता है, कर्नल आर डायर आते हैं। अब ये कर्नल आर डायर क्या करते हैं, अब इनको चार्ज मिल जाता है और दिन क्या आ जाता है 11 अप्रैल 1919 के दिन। अब आर डायर महोदय अपनी विशाल सेना लेकर के एंट्री करते हैं कहाँ पर, अमृतसर में, ठीक है। अब इनके साथ जो सेना रहते हैं वो हम मान सकते हैं 475 के करीब ब्रिटिश सैनिक रहते हैं और 710 के करीब भारतीय सैनिक रहते हैं। तो कितना है 475 और 710, 475 के करीब ये क्या करते हैं ब्रिटिश और ये इंडियन, ठीक है। इतनी सेना बड़ी टुकड़ी लेकर के ये अमृतसर में एंट्री कर जाते हैं और फ्लैग मार्च करते हैं। घटनाक्रम क्या है 11 अप्रैल का। सेना के इस प्रकार अमृतसर में एंट्री को देख करके अगले दिन एक मीटिंग रखा जाता है। कौन सा तारीख आ जाता है अगले दिन, 12 अप्रैल 1919 को। कारण क्या रहता है कि जब ये फ्लैग मार्च होता है 11 अप्रैल को ये एंट्री कर जाते हैं जनरल आर डायर, ठीक है। और इसके बाद 12 अप्रैल को अमृतसर में क्या हो जाता है, कर्फ्यू घोषित हो जाता है, ठीक है। कर्फ्यू देखिए यही 11 अप्रैल की बात कर रहे हैं, जब सेना एंट्री आ जाता है तो अमृतसर में क्या लग जाता है, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब क्या हो गया कि सब सेना का नियंत्रण होगा, ठीक है। 12 अप्रैल को कर्फ्यू लग गया। 13 अप्रैल को 1919 को क्या था, पंजाब का एक बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार था वैसाखी का त्यौहार। किसका त्यौहार था, वैसाखी का धार्मिक त्यौहार। इस वैसाखी के त्यौहार में लोगों को मालूम था कि प्राचीन समय से ही, ठीक है, बहुत पहले से ही इस वैसाखी के त्यौहार के दिन बहुत बड़ा मेला लगता था अमृतसर में, ठीक है। और उसमें जो अलग अलग जो पार्क रहते थे, जो बाग रहते थे, वहाँ पर ये मेला लगते थे। तो जलियांवाले में भी एक बड़ा मेला हमेशा पहले से लगता आया था। ये बात सबको मालूम था। 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन पड़ रहा था और इस दिन मेला लगने वाला है। तो इसके लिए 12 अप्रैल 1919 को अब कर्फ्यू लागू हो गया है। तो एक मीटिंग होता है, ठीक है। कहाँ पर मीटिंग होता है, हिंदू कॉलेज में एक गुप्त मीटिंग का आयोजन किया जाता है और इस मीटिंग में यह डिसाइड किया जाता है कि 13 अप्रैल 1919 को जब वैसाखी का मेला जलियांवाला बाग में लगेगा तब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और अपनी बातों को जनता के सम्मुख रखेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये चीज़ लग गया है। लेकिन जब कर्फ्यू लगा है तो कर्फ्यू के दौरान अंग्रेज़ों ने दो चीज़ कई चीज़ें डिसाइड की। पब्लिक गैदरिंग नहीं होगा, कोई भाषण या आपका जलसा नहीं होगा, 4 लोगों से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह का वो लोग घोषणा कर देते हैं। लेकिन आम जनता, जो गांव की जनता रहती है, जो अमृतसर के बाहर रहती है, उनको तो ये मालूम होता नहीं है। उस समय ना टेलीफोन था, ना ये इंटरनेट था, ठीक है, ना व्हाट्सएप चलते थे, तो उनको मालूम नहीं रहता है। और सभी लोग जाने अनजाने सभी लोग क्या कहते हैं, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी का त्यौहार मनाने कहाँ आना शुरू हो जाते हैं, अमृतसर में आना शुरुआत हो जाते हैं। अब वो दिन आ जाता है 13 अप्रैल का, जब ये सारा घटनाक्रम घटित होता है। ये सारा विरोध प्रदर्शन किसके हो रहा है, रॉलेट एक्ट के विरोध में हो रहा है, जिसको मार्च 1919 में पास किया गया था, ठीक है। अब आ जाता है घटनाक्रम 13 अप्रैल 1919 को।
जनरल आर डायर सेना लेकर पहुंच गए हैं, ठीक है। वो उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जो बैसाखी का त्यौहार होगा जलियांवाला बाग कांड में, कहाँ मेला लगता है? जलियांवाला बाग में क्या लगता है? एक मेला लगता है, ठीक है। तो वो एक चेकिंग करते हैं और 9:30 बजे करीब उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इसमें करीब 3,500 के करीब लोग इकट्ठा हो गए हैं, जबकि ये कहा गया था कि 4 से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। बैठक 4:30 बजे होना था, ये भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि 4:30 बजे जितने भी विद्रोही लोग हैं इस मेले में पहुंचेंगे, शाम का समय रहेगा और ये लोग अपना बातों को प्रचार करना शुरुआत करेंगे। अब आर डायर पूरा तैयारी कर लेता है और जैसे ही शाम के समय वो अपनी टुकड़ी के साथ कहाँ पहुंच जाता है? वो करीब 90 सैनिकों के साथ पहुंच जाता है इस जलियांवाला बाग में। अब जलियांवाला बाग देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह है। ये बाग है, बड़ा शहर है अमृतसर, ठीक है। उस समय एंट्री पॉइंट देखेंगे, एक सकरा इस तरह का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। चारों तरफ दीवारें हैं। दीवारें क्या है? ये रिहायशी मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं उस जगह स्थित था, तो लोगों के घरों से चारों तरफ ये क्या हुआ था? ढका हुआ था। बाहर जाने के ज़्यादा रास्ता नहीं था। जो रास्ते थे 3-4 वो भी उस समय बंद हो गए थे, ठीक है। कुआं था यहाँ पर बस एक, और बाहर और अंदर आने का एक जगह सकरा रास्ता था। तो अपने सेना के साथ आकर के आर डायर यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। वो अपने साथ 2 तोप खाने भी ले आता है, तोप भी ले आता है, लेकिन सकरा रास्ता होने के कारण वो बाहर ही छूट जाते हैं। इन सैनिकों के साथ यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। सामने मेला चल रहा है, वहाँ पर भाषण चल रहा है और बिना चेतावनी दिए क्या करता है? इन जनता पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। फायरिंग के स्वरूप अनेक लोग मारे जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जान बचाने के लिए जो कुआं था उसमें कूदना शुरू हो जाते हैं। पहला आदमी कूदा, उसके पीछे दूसरा आदमी कूदा, फिर तीसरा आदमी कूदा, और कहा जाता है कि आदमियों के कूदने से ये पूरा का पूरा कुआं फट जाता है। जो पेड़ पर चढ़ रहे थे उनको गोली मार दिया जाता है, जो दीवारों से कूदना चाह रहे थे उनको गोली मार दिया जाता है, और ये पूरा फायरिंग करीब चलता है 10 मिनट तक। और कितने राउंड फायर चलता है? लगभग 1650 राउंड की फायरिंग चलती है, ठीक है। ये सारा स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट जब बाद में हंटर आयोग बनता है उसके सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और किसने एक्सेप्ट किया है? जनरल आर डायर ने इसको एक्सेप्ट किया है, ये सारा डेटा एक्सेप्ट किया है। अब करीब 20,000 के लोग वहाँ पर गैदरिंग थी, काफ़ी लोग मारे जाते हैं, और इस हत्याकांड के फलस्वरूप पूरे भारत में एक जन आक्रोश फैल जाता है, ठीक है। अब कुछ डेटा कर दे रहे हैं कि इस हत्याकांड के फलस्वरूप कितने लोग मरते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे आर डायर कितनी सेना लेके गया था इसको देखते हैं। तो जो सेना पहुंची थी, ठीक है, वो करीब कितने की संख्या थी? 90 के करीब उनके सिपाही थे उसमें, जिसमें कौन थे? गोरखा रेजिमेंट के थे, जिसमें कौन थे? सिख रेजिमेंट के थे, ठीक है। ये सभी अलग अलग रेजिमेंट के थे, ठीक है। टोटल कितना राउंड फायर हुआ था? 1650 राउंड के करीब फायर हुआ था। और ऑफिशियल डेटा के अनुसार कितने लोग मारे गए थे? लगभग 379 लोग क्या हो गए थे? इसमें मारे गए थे, और करीब 1000 के करीब क्या हुए थे? घायल हो गए थे, ठीक है। ये तो ऑफिशियल डेटा है, लेकिन अलग अलग जो बाद में कांग्रेस की कमेटी बनती है मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में, वो कहते हैं कि करीब 1100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। एक वहाँ के सर्जन रहते हैं, उनका मानना था कि क्या है 1800 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इस तरह ये लोग अलग अलग डेटा आता है, ठीक। अब सेना पहुंच गया, हत्याकांड हो गया। अब पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन होने लगता है, क्योंकि बड़ा हत्याकांड था। अब जब पंजाब में भयंकर इसके बाद विरोध प्रदर्शन होता है, तो 15 मार्च तक पूरे पंजाब में क्या लगाया गया है? मार्शल लॉ लगा दिया गया, ठीक है। इस मार्शल लॉ के तहत अनेक लोकल नेताओं की गिरफ्तारी होना शुरू हो जाता है। ये जब सूचना हर जगह पहुंचना शुरू होता है तो भारतीय भी क्या करते हैं? इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, ठीक है, जब इनको ये सूचना मिलती है तो ये क्या करते हैं? अपना इनको अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि, ये नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। गांधी जी विरोध प्रदर्शन करते हैं, बाद में वो सत्याग्रह सभा का आंदोलन समाप्त कर देते हैं कुछ हिंसात्मक होने पर दुखी होकर के, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं? गांधी जी भी जाकर के इसके विरोध में
असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, इन सब विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड किया इसके जांच करने के लिए। जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम क्या रहता है? हंटर कमेटी। क्या नाम रहता है? हंटर कमेटी। ठीक है, अक्टूबर 1919 में ये कमेटी बनता है। इस कमेटी ने क्या किया? जांच इंक्वायरी किया। इसने मुख्य इसकी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 2 चीज़ें प्रमुख किया गया। जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर कौन थे? उस समय एलजी थे। इनको कहा गया कि भाई इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने कार्यभार किसको सौंप दिया था? आर डायर को सौंप दिया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? निर्दोष साबित किया जाता है। आर डायर के बारे में कहा गया, ठीक है, जिसने ये पूरा घटनाक्रम चलाया था, इसके बारे में कहा गया कि क्या है? ये निष्ठापूर्ण है। ये क्या है? इससे निष्ठावान है, लेकिन इसने भीड़ को कंट्रोल के लिए क्या किया था? जरूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग कर दिया था। ठीक है, ये इसकी गलती है, बाकी इसके निष्ठा में कोई कमी नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित होता है, कहीं इसका विरोध होता है ब्रिटिश में, कहीं उसको जो ब्रिटिश मीडिया रहती है इसकी प्रोत्साहन देना शुरू करती है, और अंत में दबाव डाल करके 1920 के करीब इसको भारत से वापस भेज दिया जाता है। जनरल आर डायर को वापस भेज दिया जाता है। आगे चलकर देखे हैं कि एक क्रांतिकारी हुए उधम सिंह। उधम सिंह ने क्या किया? जनरल ओ डायर को, क्योंकि उस समय एलजी थे और उन्होंने माना कि ये पूरे घटनाक्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जनरल ओ डायर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय, ये रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आगे चल करके हम देखते हैं कि उधम सिंह ने लगभग 13 अप्रैल 1940 के करीब जाकर के 1940 में जाकर के उधम सिंह ने लंदन में जाके क्या किया? इनकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? जनरल ओ डायर की हत्या कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार हम घटनाक्रम देख रहे हैं कि इस पूरा का पूरा जलियांवाला बाग कांड ने पूरे भारतीयों को हिला कर रख दिया। पूरे विश्व इतिहास में कहा जाए ये एक निर्मम हत्या थी। ब्रिटिश संसद में इसकी बाद में चल कर के भर्त्सना होती है। कांग्रेस भी एक कमेटी बनाती है जिसका नाम रहता है तहकीकात कमेटी। ये भी कमेटी अपने रिपोर्ट में जलियांवाला बाग कांड, रोलेट एक्ट का और बाकी सब जो अंग्रेजों का द्वारा दमन नीति किया जाता था इसको विरोध करने लगता है, और इस प्रकार गांधी जी पूरे फिर से पुनः वापस आते हैं और उनके तत्वाधान में आगे चल करके असहयोग आंदोलन चलता है। तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।